नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं यूजीसी नेट में प्रस्तावित सेट असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रस्तावित है इकाई 4, जिसमें है वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि कि किस प्रकार हमारे समाज में भारतीय नवजागरण हुआ और आंदोलन जो हुए उनकी विचार आपस में नहीं जब मिल रहे थे तो उनकी पृष्ठभूमि क्या है, कि किस प्रकार से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। नवजागरण का प्रभाव क्या है। तो सर्वप्रथम हम थोड़ा हिंदी नवजागरण है उसके बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे कि हिंदी नवजागरण किस प्रकार आया। देश में 3 क्षेत्रों में नवजागरण प्रमुख हैं। जो 3 क्षेत्र हैं उनमें नवजागरण प्रमुख हैं। सबसे पहले बंगाल में नवजागरण आया, महाराष्ट्र व हिंदी प्रदेश। हिंदी प्रदेश में भक्ति काल में आप हिंदी नवजागरण का अध्ययन करते हैं कि जिस तरह यूरोप के पश्चिमी देशों में यूनानी भाषा और साहित्य का प्रभाव पड़ा, उसकी प्रतिक्रिया में लोग अपनी भाषा की ओर भी मुड़े। इस तरह पुनर्जागरण में धर्म और नए ज्ञान विज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब व्यक्ति अपनी भाषा और अपनी ज्ञान की तरफ मुड़े तब धर्म में के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान भी उसमें जुड़ा। भारत में नवजागरण का संबंध भी भाषा और धर्म से रहा है कि किस पहले ज़माने में क्या था, व्यक्ति धर्म को शिक्षा का अधिकार बताया गया कि जो 4 धर्म वर्ण के जो व्यक्ति थे उनको शिक्षा में किस प्रकार का जो अधिकार प्राप्त हुए थे, तो धर्म से विशेष कर नवजागरण को जोड़ा गया है। यहाँ पर पहले नवजागरण का सबसे जो पहला है वो गौतम बुद्ध के समय के साथ आया। यानी जब गौतम बुद्ध हुए उन्होंने किस प्रकार ज्ञान की जो बातें की हैं उसे भी नवजागरण माना। बुद्ध ने पुरानी जड़वादी परंपराओं को तोड़कर उन्होंने कहा कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनसे आगे बढ़ो, उन्हें तोड़कर मनुष्य के बीच के भेद को मिटाया। कि उन्होंने क्या कहा कि सभी मनुष्य समान हैं, कोई भी छोटा बड़ा या ऊंच नीच किसी में नहीं है। उन्होंने संस्कृत जो भाषा थी उसके स्थान पर पाली भाषा में उपदेश दिए। वैदिक काल में जो वैदिक साहित्य था वो संस्कृत भाषा में ही, वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषा थी उस समय की। तो संस्कृत भाषा बहुत उच्च कोटि की भाषा थी। साधारण मनुष्य आम जो जनता थी वह उस भाषा को समझ नहीं पाती थी, उसका उच्चारण शुद्ध नहीं करती थी। तो जो पाली भाषा थी, जो बौद्ध धर्म की भाषा है पाली, उसमें उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए और बताया व्यक्ति को कि किस प्रकार आप मध्यम मार्ग को अपनाकर अपना जीवन सरल और सुगम बना सकते हैं। दूसरा नवजागरण भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। उस समय उत्तर भारत में देशीय भाषाओं का उदय का यही समय है। इस आंदोलन का जो मूल आधार है वो भी धर्म ही है। यद्यपि निर्गुण पंक्तियों ने धर्म की जातिवादी संकीर्ण बाह्य आडंबरों पर भी गहरा प्रभाव डाला। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कि किस प्रकार समाज में धर्म को सुधारने के लिए जो आंदोलन चलाए गए उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। नवजागरण परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क विधान व सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा। यही कारण है कि भारत में नवजागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विविध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क व विधान, भारतीय संस्कृति है जो भारत की जो परंपरा है, भारत में जो संस्कृत है उसको वैज्ञानिक तर्क कि जो भारतीय, आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में विभिन्न ज्ञानी ऋषि मुनि जो हुए उन्होंने जो तर्क दिए विज्ञान को, खगोल शास्त्री, रसायन शास्त्र सभी जो क्या हैं भारतवर्ष के ही हैं। उन्होंने जो वैज्ञानिक तर्क दिए तो क्या था, वो सभी समाज की चेतना से समाज को जोड़ने का उन्होंने कार्य किया है। पहले लोग उनकी बातों को सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे।
जब विदेशों ने उनकी बातों को प्रमाणित किया कि ये सत्य है, ये सही है, कि भारतीय साहित्य में, भारतीय इतिहास में, भारत के जो पुराने ऋषि मुनि हैं उनकी बातें बिल्कुल सत्य हैं, तो फिर क्या हुआ, भारतवर्ष ने जब विदेशियों ने ये बातें मानी, पाश्चात्य वर्ग के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने इन बातों को माना, तब भारतवर्ष भी उन बातों को विश्वास करने लगा, उन बातों को मानने लगा। यही कारण है कि भारत में नवजागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विविध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखा जा सकता है, कि समाज में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनके रूप में हैं। यह आंदोलन बुद्धि व तर्क पर केंद्रित थे, आस्था व कोरी भावुकता पर नहीं। इन्होंने भारतीय समाज में नारी व निम्न जातियों की शोषणीय स्थिति पर जमकर विरोध किया। भारतीय समाज में जो सबसे ज़्यादा शोषणीय विचारणीय स्थिति थी वह नारी की थी, वह निम्न जाति के व्यक्तियों की थी, जो दबे कुचले समाज की तरह वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। कि भारतीय समाज में नारियों को भी प्रतिष्ठा नहीं मिली, उन्हें भी उनकी स्थिति भी विचारणीय थी। क्या होता था, जहाँ सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसी स्त्री विरोधी परंपराएं व्याप्त थीं। आपने देखा होगा कि सती प्रथा थी, किस प्रकार महिलाओं को अपने पतियों के साथ सती होना पड़ता था, बालिकाएं शिशु होती थी तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। स्त्रियों को समाज में अपने अधिकारों को खुलकर बोलने का, कि अपने अधिकारों के लिए जीने का भी उन्हें अधिकार नहीं था। वहीं निम्न जातियों को छुआछूत व सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। जो निम्न जाति के व्यक्ति हैं, उन्हें, आपने मुंशी प्रेमचंद्र का साहित्य अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार एक रचना है उनके ठाकुर का कुआं कहानी। उस कहानी में निम्न जाति के जो व्यक्ति हैं उनको पानी तक प्राप्त नहीं होता है। जो ठाकुर है वो अपने कुएं पर उन व्यक्तियों को आने और रात में चोरी चोरी चुपके चुपके जाकर वो पानी भरकर लाते हैं। किस प्रकार पानी भी उन्हें प्राप्त नहीं है। तो पुराने समय में ऐसा ही था, जो सुविधाएं थी उच्च वर्ग के व्यक्तियों के पास थी, निम्न वर्ग के व्यक्तियों के पास इतनी आर्थिक स्थिति भी उनकी दयनीय थी और उनके पास सारी सुविधाएं भी नहीं थीं। बाल विवाह, दास प्रथा आदि जैसी प्रथाओं का भी चलन था। बाल विवाह ये छोटे बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे, और दास प्रथा में क्या था, किसी व्यक्ति को अपना दास या नौकर बनाकर ताम्र राजा महाराजा उच्च वर्ग के व्यक्ति रखते थे। समाज में व्याप्त ये सभी बुराइयां धार्मिक संरचना से ही जुड़ी थी, यानी किससे, धर्म से। आपने देखा कि हमारे समाज में जो 4 वर्ग हैं, शूद्र क्षत्रिय वैश्य है ना, ब्राह्मण, तो इस प्रकार जो धर्म में चारों धर्म में बटे हुए हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय तो उच्च वर्ग में आ गए, शूद्र और क्षत्रिय निम्न कोटि के व्यक्तियों में है ना, शूद्र और वो, तो उनका काम क्या था, उनका जीवन में उनकी सहायता करना, उनके खेतों को करना, उनकी मजदूरी करना, उनके जीवन में उनका सहयोग करना, यानी उनका अपने कोई स्वतंत्र जीवन नहीं था। क्षत्रिय और शूद्र और उनका, वो सिर्फ उनके ही इशारों पर नाचते थे और उनके लिए ही कार्य करते थे। तो समाज में उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, है ना। इसीलिए भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक ढांचे में परिवर्तन लाना जरूरी था। समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी व उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, धर्म क्या है, किसी एक के लिए नहीं है, सभी व्यक्ति मानव हैं, सभी समान हैं, सभी ईश्वर की संतान हैं, सभी के लिए धर्म एक समान होना चाहिए। इन आंदोलनों का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। इन आंदोलनों के तरीकों में लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना, विधि कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल था। राजा राममोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। राजा राममोहन राय ने जो सती प्रथा थी कि किस प्रकार स्त्रियों को अपने पति के साथ सती होना पड़ता था, तो उसमें इन्होंने उसका विरोध किया और उस प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया कि ये प्रथा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई।
तो इन्होंने विधवा विवाह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा का फिर से विवाह करवाने की एक परंपरा चलाई। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्मकांडों का जमकर विरोध किया। वो वेदेतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज कर दिया। इन्होंने नारी व निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया तथा हिंदी भाषा के पक्ष में बहुत योगदान दिया। तो इनका योगदान ये था। ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले ने जाति उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाई। तो सभी क्या है, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत हैं। सभी समाज सुधारक, कर्मकांड विरोधी, आधुनिक शिक्षा व पुरानी अक्षी परंपराओं के समर्थक तथा सामाजिक अत्याचार के विरोधी थे। भारतीय नवजागरण से संबंध महापुरुषों ने अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता में जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया, तो विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का, तो तिलक और गांधी ने गीता का। इनके आधार पर उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्य आडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया है। उनका कहना था कि धर्म में महापुरुष कहते हैं कि वेदांत दर्शन में, वेद में, गीता में कहीं भी इस प्रकार जाति का विरोध नहीं किया गया है कि व्यक्ति को व्यक्ति से अलग किया जाए। धर्म के नाम पर उनमें फूट नहीं डाली गई है। स्पष्ट है कि उनके विचारों को नई दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं ने किया। नवजागरण का प्रभाव क्या पड़ा हमारे समाज पर? नवजागरण के किस प्रकार लोगों को उनकी स्थिति में परिवर्तन आया, तो उसका हम देखेंगे कि नवजागरण के आधुनिक भावबोध लोगों को जागरूक किया। लोगों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न को समझा कि जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो वो किस प्रकार भारतीय समाज में भारतीय व्यक्तियों का हर तरह से उत्पीड़न कर रहे थे। किसान थे जो उनकी ज़मीनें थी और उनसे वो लगान लेते थे, कर लेते थे और उनको बस उतना ही भर अनाज देते थे जिससे उनका जीवन चल जाए, अपना जीवन यापन कर सके। वह भी उनको भरपेट भोजन उसमें प्राप्त नहीं हो पाता था। किसानों ने अपनी दुर्दशा का कारण केवल जमींदारों को मानना छोड़ अंग्रेजियों की नीतियों को माना। तो पुराने ज़माने में जमींदारी प्रथा थी, किस प्रकार जमींदार कर लेते थे और फिर उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज लगान लेने लगे, टैक्स। तो जो किसान थे, श्रमिक थे, मजदूर थे, उनका जीवन बड़ी ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। तो उन्होंने अपनी दुर्दशा का कारण जमींदारों को मानकर छोड़कर अंग्रेजों को, उनकी नीतियों को उन्होंने माना। यही कारण है कि 20वीं सदी में ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। अंग्रेजों ने भारत का शोषण आर्थिक संदर्भ में आरंभ किया। शिक्षा व आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लैस दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की पोल खोली। वह कहते थे अंग्रेज कि किस प्रकार ज्ञान विज्ञान आपके लिए नहीं है, शिक्षा आपके लिए नहीं है। वो भारतवासियों को शिक्षा से वंचित रख रहे थे। फिर दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक जो नीतियां थी उनको देखा और उनके बारे में जाना और समझा और भारतवासियों को भी उन नीतियों से अवगत कराया। लोगों को अपने अधिकार, यानी जो भारतवर्ष के व्यक्ति थे उन सभी को अपने अधिकार समझ में आने लगे। कई पत्र पत्रिकाएं निकलकर विचारों को अभिव्यक्त किया गया। इससे नवजागरण का प्रभाव फैलता चला। कई संस्थाओं की स्थापना हुई। इन्होंने भारत के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांगों को रखना शुरू किया। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी इसी क्रम में महत्वपूर्ण थी। लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के अर्थों को समझा और इन्हीं मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई। कई संस्थाओं की स्थापना हुई। इन्होंने भारत के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांगों को रखना शुरू किया। ये ना 1800 कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में महत्वपूर्ण है। लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम, समानता, भाईचारा के अर्थों को समझा और इन्हीं मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई हुई। इन सब का परिणाम था कि 20वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा मुकम्मल रूप लेने लगी थी उसके आगे की स्वतंत्रता समरों मार्गदर्शन किया। भारतीय संदर्भ में इस आधुनिकता से परिपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। स्वदेशी की मांग व स्वदेशी आंदोलन में इस नवजागरण का पहला परिपक्व रूप देखा जा सकता है।
स्वदेशी की मांग व स्वदेशी आंदोलन में इस नवजागरण का पहला स्वदेशी की मांग यानी क्या हुआ था, यहाँ से अंग्रेज भारतवर्ष से कच्चा माल ले जाकर उसको पूरा बनाकर भारतवर्ष में लाते और यहाँ से सामान को ले जाकर यहीं के व्यक्तियों से वो पैसा लेकर विदेश चले जाते। तो भारतवर्ष के व्यक्तियों ने कहा, भारतवर्ष के स्वाधीनता संग्राम के जो सेनानी उन्होंने कहा कि हम क्यों ना अपने विदेशी वस्तुओं का त्याग करें और अपनी जीवन के लिए आवश्यक सामग्री है, आवश्यक उपयोग की वस्तुएं हैं, उनकी पैदावार भारतवर्ष में ही करें। हर व्यक्ति को इस तरह रोजगार मिलेगा, व्यक्ति संपन्न होगा, सुखी होगा। तो अंग्रेजों की क्या है, इस तरह उनकी नीतियां हैं वो टूटेंगी और यहाँ से उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो स्वयं यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। तो सबसे पहला तो यही था कि स्वदेशी आंदोलन चलाया इन लोगों ने। क्या कहा कि छोटे छोटे जो गांव हैं, गांव में ही गांव की दैनिक जीवन की सामग्रियां हैं, उपयोग की वस्तुएं हैं, वो गांव वालों को गांव से प्राप्त हैं, शहर वालों को शहर से। यानी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे से गांव कस्बों पर आश्रित है, कस्बे शहर पर। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हमारा जो मुख्य कार्य है वह कार्य यह है कि विदेशी वस्तुओं का त्याग करो, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ और अपनी आवश्यकता की जो सामग्री है, सामान है, उनको अपने आसपास पैदा करो। नवजागरण मात्र सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता के शोषण के विरुद्ध विद्रोह था। तो क्या था, अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता के शोषण का एक विद्रोह था यह। इसीलिए भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आरंभ में यह नवजागरण सामंत विरोधी था, फिर काफी हद तक अंग्रेजियत का शिकार था। धीरे धीरे यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और गुलामी के विरोध का रूप ग्रहण करने लगा। जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजियत का शिकार थे सभी भारतवासी, तो साम्राज्यवाद होने लगा, उपनिवेश, धीरे धीरे गुलामी के विरोध का, यानी गुलाम जो थे उस समय अंग्रेजों के, तो उनका विरोध भी होगा। तो आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद। और मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं। छोटे से कमेंट्स कर दिया करो, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।